सदर रविंदर शर्मा ने कहा कि हम तवक्को कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात का भी ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसने हमें काफी मायूस किया है। देखिए, पहला रिएक्शन तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर एक बार मायूस किया है। उम्मीद थी कि 4 राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर, जिसके लिए के निर्देश सुप्रीम कोर्ट के भी थे, सरकार वचनबद्ध थी कि जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली को फिर छोड़ दिया गया है। इसकी मायूसी है। बाकी पूरा शेड्यूल देखेंगे और लोकसभा के चुनाव डट करके लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव तो ड्यू है, वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ड्यू असेंबली इलेक्शन था जम्मू कश्मीर, जहाँ 5.5 साल से ना असेंबली है, ना अपनी चुनी हुई सरकार है, ना पंचायत और लोकल बॉडीज हैं। इसलिए जमहूरियत के वंचित है जम्मू कश्मीर। तो हमें बड़ी उम्मीद थी, जिससे मायूसी हुई है। तो सीट शेयरिंग का मामला बड़ा नहीं है। और भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं जो सीट लड़ेंगी नहीं, लेकिन जब बीजेपी के खिलाफ हमारा समर्थन करेंगी, इंडिया ब्लॉक का समर्थन करेंगी। और आज साफ हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी राय जो सब पार्टियों की थी उसको नहीं माना कि असेंबली चुनाव साथ करवाए जाए। और 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा जो उन्होंने देते हैं, यहाँ तो मुमकिन हो सकता था, आज से ही शुरू हो सकता था। उसमें सरकार भी विफल है और इलेक्शन कमीशन भी हमारी बात पे पूरा खरा नहीं उतरा है। सीट शेयरिंग जल्द होगा, जल्द ऐलान होगा और चुनाव की तैयारी होगी। जिस तरीके से सरकारी जो है वो तरीके से करप्शन का रास्ता खुला है, उस पर सारा देश जो है वो चिंतित है। और उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, महिला सुरक्षा, किसानों के मुद्दे, ये हर राज्यों के लिए मुद्दे हैं। युवा बेरोजगार हैं और जम्मू कश्मीर में बिलखसूस असेंबली चुनाव नहीं होना और यहाँ राज्य का दर्जा बहाल नहीं होना, ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ लोगों को लैंड, जॉब, रिसोर्सेज पे कोई सिक्योरिटी ख़त्म कर दी गई, जबकि हमारे पड़ोस में हमारे राज्य का एक हिस्सा लद्दाख के लिए वो तमाम चीज़ें दी जा रही हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर लोगों को कई चीज़ों से इस सरकार ने वंचित किया है। सबसे बड़ी हमारी पहचान, एक ऐतिहासिक रियासत की पहचान, हमारी शनाख्त, हमारी डिग्निटी के साथ कंप्रोमाइज़ किया और हमारे तमाम हकूक़, ज़मीन और नौकरी, नौजवानों की रोज़गार, वो छीना गया है। छोटा छोटा ट्रेड छीना गया है। वो एडिशनल मुद्दे जम्मू कश्मीर में होंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रीट किया है केंद्र सरकार ने, वो एडिशनल मुद्दे होंगे। लेकिन जो देश में मुद्दे हैं, भाईचारा, नफरत की राजनीति, विभाजन की राजनीति, इन तमाम मुद्दों पे भी चुनाव लड़ा जाएगा और साथ साथ जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दे भी होंगे। और उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने इंतखाबात की तारीखों के ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया है। देखिए, हिंदुस्तान बड़ा देश होने के कारण से स्वाभाविक बात है कि हर जगह ठीक प्रकार से इलेक्शन हो, उसके लिए सिक्योरिटी एजेंसीज, दूसरा ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो उसी आधार पर इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। पहले भी जम्मू कश्मीर में जैसे हमारी 5 सीटें हैं, पहले 6 थी, पहले जम्मू में, फिर उधमपुर, उसके बाद कश्मीर की जो सीटें जहां पर मौसम ठीक होते तो उसी प्रकार का निर्णय है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने इकट्ठा एक तरफ लिया है, क्योंकि मूवमेंट्स भी रहती हैं और वहां पर सामान भी पहुंचाना होता है। बड़े देश होने के कारण से ये जो 7 फेजों में इलेक्शन का किया गया, मुझे लगता है कि ठीक तरीके से ये इलेक्शन हो पाएगा और फिर इलेक्शन यहाँ पर होगा। देखिए, ये मानना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद यहाँ सितंबर एक डेडलाइन दी गई थी। उसी के आधार पर ये मानना चाहिए कि लोकसभा के इलेक्शन के तुरंत बाद ये जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन है, क्योंकि जून 4 को रिजल्ट्स निकलेंगे, स्वाभाविक बात है कि 15 जून तक सरकार अगर बनती है तो जुलाई अगस्त हमारे पास हैं, तो सितंबर से पहले वही समय उपयुक्त होगा। अपनी पार्टी सीनियर लीडर गुलाम हसन अमीन ने इंतखाबात के ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात का ऐलान न होने से काफ़ी मायूसी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं तो असेंबली के क्यों नहीं।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम नबी मोगा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के इंतखाबात का ऐलान कर दिया है, लोगों को काफी उम्मीदें थी कि वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखिए, हम लास्ट वीक में इनसे मिले इलेक्शन कमीशन से। खुद उस वक्त तो अभी एक ही हैं, अब तो 3 बन गए ये। तो उनसे हमारी बात हुई थी यहाँ ही SKICC में, और हमने डिटेल उनसे बात की, ये इस्तदा भी की, रिक्वेस्ट भी की कि अभी पिछले 10 साल से यहाँ इलेक्शन तो नहीं हुए हैं, तो हमारा हक बनता है, और डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है इस मुल्क में, और इसको मदर ऑफ द डेमोक्रेसी कहते हैं। तो आप इसमें असेंबली इलेक्शन साथ साथ कीजिए। नहीं, देखिए, ये सिक्योरिटी का एक बहाना बना रहे हैं। असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी और RSS नहीं चाहती कि यहाँ इलेक्शन हो जाए। ये तो बिल्कुल आया है कि वो यहाँ इलेक्शन नहीं करना चाहते हैं, लोगों को और परेशान करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती। इलेक्शन कमीशन तो उनके हाथ में है सब कुछ। किसी को भी सिक्योरिटी बिना पर आप ये ऐसे ही लगाने की, ये तोहमत लगाने के लिए यहाँ सिक्योरिटी ठीक नहीं है, ये तो बात तो नहीं बनती। जहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन कर रहे हो वहाँ स्टेट के क्यों नहीं करोगे आप? और हमारा हक बनता है ये कहने के लिए। लेकिन आज हमें पता चला, हमारी बड़ी नाउमीदी हुई, और दिस इज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट फॉर अस कि इन्होंने ये हमारी जो गुजारिश थी यहाँ इलेक्शन करने की, और इससे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन के पास भी इस मामले में हमारे साथ नहीं है, डेमोक्रेसी के साथ नहीं है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में इन्फ्लुएंस में आए। CPIM नेता तारिक आमी ने कहा कि कश्मीर पिछले 10 वर्षों से वोट देने के अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित है। तारिक आमी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत कर रहे हैं, लेकिन मैं उमर को बता दूं कि ये पूरी व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तारिक आमी ने लद्दाख में चल रहे हालात के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि लद्दाखी लोग समझ गए हैं कि लद्दाख को यूटी में अपग्रेड करना उनके लिए फायदेमंद नहीं है। देखिए, मैं नजूमी हूँ नहीं जो इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ कहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को डिप्राइव रखा गया कई सालों से, असेंबली से, डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेटिक राइट्स से। और मैं याद दिलाऊंगा कि 2014 में जब मोदी साहब का दौर शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक असेंबली के चुनाव नहीं हुए, और हमारी नज़र में ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है इस खित्ते के लोगों के साथ। अब सवाल, जैसा कि अभी उमर साहब ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत यहाँ से की जाए, मैं चाहूँगा कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए जम्मू कश्मीर लद्दाख में। ये हमारी मांग रही है और रहेगी, और इलेक्शन कमीशन ने अभी यकीन भी दिलाया है, जो भी लोग उन्हें मिले, कि हम इस बारे में एक्टिवली कंसिडर कर लेंगे। लेकिन रहा सवाल ये चीज़ कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जोड़ना, मेरे ख्याल में, मैं उमर साहब से गुजारिश कर लूँगा, इस फ्रेज पर अलसरनाव गौर कर ले। मैं इसके साथ इत्फाक नहीं करता हूँ। अब ज़मीन का जो राइट है ना, ये महाराजा हरि सिंह ने शुरू किया था 1927 में। एक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, क्या कहा? बाहर वाला कोई यहाँ की जमीन ना खरीदे, बाहर वाला यहाँ के जॉब में दखल अंदाजी ना करे, महाराजा हरि सिंह। और आज लद्दाख वाले क्या कहते हैं, जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मांगते थे, लेह वाले, वो कहते हैं हमें जमीन का प्रोटेक्शन, बाहर वाला जमीन ना खरीदे यहाँ। वो कहते हैं हमारा जॉब महफूज रहे, और यहाँ भवन खोले जाए, ऐशो इशरत के लिए खोले जाए, ये मुनासिब नहीं। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। आप अगर ललितपुर में तेज रफ्तार DCM ने किसान को मारी टक्कर, इलाज के दौरान किसान की मौत। लखीमपुर खीरी में बीजेपी के पूर्व विधायक के घर लाखों की चोरी, 4 बार विधायक रहे हैं बाला प्रसाद अवस्थी।
लखनऊ के गोसाईगंज में बेकाबू कार नहर में गिरी, कार सवार पति पत्नी को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। दूसरी बार उम्मीदवार बनने पर उज्जैन पहुंचे अनिल फिरोजिया, बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक कर लिया धन्यवाद, रैली भी निकाली। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी की देवास में लॉन्चिंग, एआईएससी सह प्रभारी संजय दत्त, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, देवास शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय पहुंचे देवास। लोकसभा चुनाव में पहली चुनावी बैठक, कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे मौजूद। देवास पहुंचे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय ने खेड़ापति मारुति मंदिर में किया दर्शन। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज रजानी सहित कई कांग्रेसी रहे मौजूद। खेड़ापति के दर्शन के साथ लोकसभा मैदान में ली एंट्री। डोंगरगढ़ पहुंचे राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे, विधानसभा कार्यालय में ली कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक। जम्मू में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई है। मीटिंग में तरुण चुग और आशीष सूद समेत पार्टी के सीनियर लीडर शामिल हुए। मीटिंग में लोकसभा इलेक्शन को लेकर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन आज लोकसभा की तारीखों का बाकायदा ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई है। सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार काम में लगे हैं और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहां अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने बूथ पर जाकर डटेगा। उसकी योजना बनी है और जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है, विकसित भारत का संकल्प, देश को आगे लेके जाने का संकल्प, गरीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प, उसको पूरा करने के लिए अब की बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम में लगेंगे और निश्चित रूप से अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा और भारतीय जनता पार्टी जिसने 370 जैसी धारा तोड़कर जंजीरों से जम्मू कश्मीर को निकाला है, वो भारतीय जनता पार्टी 370 से ज्यादा सीटें जीते। देश का मिजाज बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का भगीरथी और क्रांतिकारी काम करके दिखाया है और उस काम के माध्यम से गरीबों के जीवन में आज परिवर्तन दिख रहा है। 4 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों को मिले हैं। 80 करोड़ गरीबों के घर पे भोजन पहुंच रहा है। 14 करोड़ गरीबों के घर पे पीने का पानी टैप से देश की आजादी के 7 दशक बाद पहुंचा है। 11 करोड़ गरीबों को रसोई गैस मिला है। लगभग 10-11 करोड़ लोगों के घर पे इज्जत घर बने हैं, शौचालय बने हैं। मेडिकल इंश्योरेंस 100% जम्मू कश्मीर में मिली है। देश के अंदर 60 करोड़ से ज्यादा लोग मेडिकल कवर के अंदर आए हैं। ये कैसे कार्य हैं कि जनता का मिजाज नरेंद्र मोदी जी के साथ है और देश की जनता ने तय किया है और देश की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को 2024 के चुनाव में मिलेगा और जनता ने तय किया है यूपीए की लंगड़ी सरकार की सोच को कामयाब नहीं होने देंगे। इनके मुंगेरी लाल के सपने पूरे नहीं होंगे। देश की जनता का मन है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तगड़ी, डिसाइसिव, डायनेमिक, काम करने वाली, गरीबों की चिंता करने वाली, देश का नाम रोशन करने वाली सरकार लाने का और जनता का आशीर्वाद मिलकर रहे। केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इसने जीरो टॉलरेंस के तहत जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल कई संगठनों को गैर कानूनी करार दिया है। इनमें JKPL, JKLF, यासीन धड़ा समेत अन्य 4 ग्रुप भी शामिल हैं।
जेकेएलएफ यासीन धड़े पर पाबंदी को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। फैसले की घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने जेकेएलएफ पर पाबंदी को वसअत देने के वजारत दाखिला के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। एक बार फिर एक बड़ा फैसला किया है और जो यासीन मलिक लेड जेकेएलएफ है उस पर 5 साल की जो प्रतिबंध उसको 5 साल और बढ़ा दिया है। बड़ा फैसला इस पर बात करने के लिए है जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। सर, किस तरह से इस चीज के लेते आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस है, क्या आपको लगता है कि एक और इंडिकेशन है, ये एक और सख्त कदम है? देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम हुई है तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार के जो पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, दूसरों से पैसा लेकर के यहाँ पर हिंदुस्तान में तबाही फैलाने का काम करते थे, तो जरूरी था। मुझे लगता है इनको परमानेंट बंद करना ही जरूरी है। जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसी आधार पर काम किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, पहले भी जितने भी आउटफिट्स थी उन पे बैन लगी है, उनके जो प्रॉपर्टीज हैं सीज की गई हैं, जगह जगह पे रेड्स हो रहे हैं उनके खिलाफ। आपको लगता है कि उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आतंकवाद का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ध्वस्त करने में मदद मिलेगी? देखिए, पूरी तरह से इनके अकाउंट्स बंद किए गए हैं। हवाला के पैसे के माध्यम से ये लोग यहाँ पर पत्थरबाजी करवाते थे, यहाँ पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते थे, उन सभी को रोका गया है। तो ये हमें देखना चाहिए कि जो अंतर नजर आया इनको बैन करने के बाद उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। क्योंकि हम जब बात करते हैं, हम देख भी रहे हैं कि पिछले 5 साल में लगातार ये एक्शंस हुए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नेटवर्क हो, हवाला के जरिए जो पैसा आता था उस पर जो अंडरग्राउंड वर्कर्स या ओवरग्राउंड उसके खिलाफ। तो इससे लगता है आपको कि जो एक नॉर्मल सी रिटर्न, फुल नॉर्मल सी रिटर्न और आतंकवाद को पूरी तरह से कुचलने में मदद मिलेगी? बिल्कुल। पुरानी सरकारें जो थी वो इनको शरण देती थी और इनको बहुत सी सिक्योरिटी दे करके रखी थी, तो इन सब वो अपनी एक्टिविटीज लगातार करते थे। आज बिल्कुल बुरी तरह से, चाहे वो कुछ भी करे, उसको बिल्कुल रोका गया है। कुछ इनको करने नहीं दिया। इनकी एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व थे उनको टर्मिनेट किया जाए, चाहे वो सर्विस में बैठे थे या कई और काम कर रहे थे। धन्यवाद, शुक्रिया। चांद के साथ में समीर बात, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कुलगाम जिले के एक स्कूल टीचर को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते बर्खास्त कर दिया है। मंजगाम के निवासी मंजूर अहमद लावे को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्ति को बर्खास्त करने का प्रावधान है। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी कर्मचारी की गतिविधियां कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के संज्ञान में आ गई थीं। स्कूल टीचर को प्रदेश के हितों के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल पाया गया। स्कूल टीचर को बर्खास्त किए जाने के मामले पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि एंटी नेशनल की आड़ में एक और मुलाजिम को बर्खास्त किया गया। 2019 से हर बहाली बेजाब्तगियों के सबब मनसूख हो रही है। एक जानिब नौजवानों को आमदनी के जराए मैसर नहीं, दूसरी तरफ इनसे नौकरी भी छीनी जा रही है। लामा लोब्जांग का इंतकाल हो गया। उन्होंने दिल्ली के महरौली में आखिरी सांस ली। इनके इंतकाल पर गम की लहर है। बौद्धों के लिए इनकी खिदमत के लिए इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट नामग्याल ने गहरे रंजो गम का इजहार किया और इनके अहल खाना और अजीज़ अकारिब से हमदर्दी का इजहार किया। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने भी इनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एसपी साउथ अजय कुमार की निगरानी में राजीव नगर नरवाल जम्मू में मंशियात के खिलाफ छापे मारे। टीम ने राजीव नगर के अतराफ में कई घरों की तलाशी ली। पुलिस ने इस दौरान एक खातून और 2 मर्द को हिरासत में लिया। अजय कुमार एसपी साउथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंशियात की स्मगलिंग की इत्तला पर पुलिस हरकत में आई और कई घरों पर छापे मारे। ताहम उन्होंने मुकम्मल तहकीकात तक कोई तफसीलात बताने से गुरेज किया। आज आप राजीव नगर में एक
एक इंसिडेंट, एक कार्रवाई इस तरीके की आप रिपोर्ट कर रहे हैं पूरे जम्मू के अंदर, आज पूरे जम्मू के अंदर चल रहा है। ये हमारे पास कुछ ऐसे रिपोर्ट्स थी कि राजीव नगर में कुछ चीज़ें इस तरीके की हो रही हैं और पिछले 1 महीने से कंटिन्यूसली काम चल रहा है इसके ऊपर। कुछ एक रजिस्ट्रेशंस भी हुई हैं। राजीव नगर जम्मू में है, जहां पर पुलिस की तरफ से रेड डाली गई है। यहां ये कहा जा रहा है कि कुछ नौजवान यहां ड्रग की तस्करी में मुलव्वस हैं और इतलात मिलने पर पुलिस की यहां पे एक जो टीम है एसएसपी साउथ की तरफ से यहाँ लाई गई और उनके निगरानी में यहाँ पे मुख्तलिफ मकानात में रेड डाली गई। और कहा यह जा रहा है कि अभी तक जो सूरत हाल है यहाँ पे ड्रग्स को लेके अगर बात करेंगे, काफ़ी पहले भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और अभी की जो बात करेंगे ये कहा जा रहा है कि एक महिला और 2 ऐसे पुरुष हैं जिन्हें यहाँ इसमें मुलव्वस पाया गया और यहाँ के मुख्तलिफ मकानात में अभी भी रेड जारी है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मैं राजिंदर, न्यूज़ 18 जम्मू। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। भूपेश बघेल के पोस्ट का दिया जवाब, कहा राजनांदगांव की जनता के असंतोष का फल। महासमुंद के बाग बहरा पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू। कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी पर किया पलटवार। कहा देश का चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव कहीं से भी लड़ सकता है कहीं का आदमी। रायपुर से बीजेपी उम्मीदवार और प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय पर बोला हमला। कहा रायपुर में इस बार हाथी और डायनासोर के बीच लड़ाई, लोग करते हैं हाथी की डायनासोर से डरते हैं। छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जारी, बीजेपी ने महासमुंद सीट के लिए जारी किया पोस्टर के बहाने कांग्रेस पर बोला हमला। पोस्टर वॉर में ताम्रध्वज साहू को घेरा, लिखा जो बिरनपुर में मारे गए युवक के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे। गोरखपुर में राप्ती नदी में डूबे 3 दोस्त, तीनों के शव बरामद, परिजन में कोहराम। रामपुर तिराहा कांड में 30 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने 2 आरोपी को किया। डीसी राजौरी ओम प्रकाश भगत ने पीडब्ल्यूडी डाक बंगला के कॉन्फ्रेंस हॉल में सेक्टोरल अफसरान, स्टेट सर्विलांस टीमों और लोकसभा इलेक्शन के फाइनेंस गार्ड के साथ एक मीटिंग की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर ओम प्रकाश ने अफसरान से खिताब करते हुए टीम वर्क की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अफसरान से कहा कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए पूरी लगन के साथ काम करें। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो बाहम मरबूत और राब्ताकारी को यकीनी बनाएं। उन्होंने बताया कि जिला राजौरी में 600 अच्छी पोलिंग स्टेशन में जिले के 602 मकाम पर है। डीसी राजौरी ओम प्रकाश भगत का बयान। सर्विलेंस टीम्स और फ्लाइंग स्क्वाड्स, इनके सारे टीम्स हमने गठित करके उनको एक ट्रेनिंग देने की कोशिश की है आज, कि क्या उनके काम हैं, किस तरीके से उनको फील्ड में काम करना है, वो सारी चीज़ें इनको बताई गई हैं। जो सवाल थे उनके मन में वो भी हमने कैप्चर करने की कोशिश की, उन सवालों को जवाब देने की कोशिश की। जो क्लैरिफिकेशन वो मांगते थे उनको हमने क्लैरिफिकेशन, मैं बता देता हूँ, पोलिंग स्टेशन 680 हैं, 602 लोकेशंस हैं। पूरा जायज़ा, खासकर चूंकि वो जिस एरिया का स्पेशल एरिया प्लान बना है, जो बॉर्डर एरिया पे है, जिसमें हमारे 45 पोलिंग स्टेशंस हैं, उसका मैंने और एसएसपी साहब ने खुद फिजिकली जाके वहाँ पर जायज़ा लिया है। वो खासकर दूर दराज के इलाकों में, जहाँ जैसे कोतरंग का बुदल जैसे एरिया या धराल जैसे एरिया में, वहाँ हम लोग राउंड करके आए। सरकर्ता सामाजिक कारकुन और अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुश्ताक अहमद भट्ट ने फैसला किया है कि वो राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर LS लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे और आवाम के साथ इम्तियाजी सलूक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इनका कहना है कि साबिक़ा तमाम लीडर आम आदमी की मुश्किलात ख़त्म करने में नाकाम रहे हैं। लाख वोट बनता हमारे रजौरी पुंछ का। मैं कहता हूँ मैं भी रजौरी पुंछ का यहाँ का रहने वाला हूँ और 2004 में मैंने पार्लियामेंट का लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट किया था। 2009 का मैंने MLA का यहाँ से कंटेस्ट किया था। लोगों ने भरपूर मेरा साथ दिया। बाकी मुकद्दर की बात होती है, 10 या 20 कैंडिडेट होते हैं, जीतता एक ही है। अब मेरा ये मुद्दा है कि मैं यहाँ से रजौरी पुंछ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करके
जाऊंगा असेंबली में, यहाँ पे लोकसभा में बैठ के अपनी संसद में अपने लोगों की रजौरी और पुंछ के लोगों की बात साहब, करूंगा। अपनी पार्टी से आपका ताल्लुक है, क्या आपने अपनी पार्टी से मैंडेट मांगा? क्या आपको मैंडेट उन्होंने नहीं दिया तभी आप नाराज होकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतर रहे हैं? देखिए, अभी तक मैं तो सच्ची बात बताऊंगा, अभी तक मेरी अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब हमारे बड़े एक होनेस्ट जो है पॉलिटिकली हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा और हमारे जितने भी साथी हैं, अभी मैंने 3 या 4 दिन के बाद शक्ति जी मैं बताऊं, अभी रमज़ान शरीफ का महीना भी है, तो 3-4 दिन के बाद जितने भी मेरे साथी हैं जो रजौरी में हैं, पुंछ में के भी हैं, उन सब से मैं एक राया करके 4-5 दिन तक आगामी मीटिंग करने वाला हूं। मैं आज़ाद लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि मैं लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए जो बात होती है उसका पार्टी क्या रहेगी आपकी अगर आप चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? शक्ति जी के रजौरी पुंछ जो 2 डिस्ट्रिक्ट है हमारे, हर बार हमें इग्नोर किया जाता है। ये हमारी स्टेट का हिस्सा है, हमारी स्टेट एक मुल्क का हिस्सा है, हमें हर बार इग्नोर किया जाता है। जब भी कोई बड़ा कोई यूनिवर्सिटी आती है वो जम्मू में चली जाती है, कश्मीर में चली जाती है। जब भी कोई रेलवे लाइन का मसला बनता है या जम्मू चली जाती है या कश्मीर चली जाती है। हमारे रजौरी और पुंछ दोनों खितों को कट किया जाता है। हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद लोन का कहना है कि महकमा समाजी बहबूद की जानिब से जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद और बेवाओं को फराहम की जाने वाली माहाना पेंशन कई माह से वागुजार नहीं की गई है, जिसकी वजह से समाज के गरीब तबके को सख्त मुश्किलात का सामना है। नज़ीर अहमद ने मालियाती साल खत्म होने से पहले बकाया पेंशन को वागुजार करने का मुतालबा किया। अभी कोई पैसा ही नहीं आया है। मैं आपको भानीपुरा की एक मिसाल दे दूंगा। यहाँ पर भी साढ़े 1200 ऐसे केस हैं जिनको आज तक एक पैसा भी नहीं आया है। वो बेचारे दर खा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कब आएंगे। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मार्च खत्म होने वाला है, फाइनेंस खत्म हो रहा है, और मेहरबानी करके इनके ये पैसे छोड़िए, वरना ये लोग सड़कों पर आकर तो एहतजाज भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अपनी पार्टी सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने इंतखाबात के ऐलान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात का ऐलान न होने से काफी मायूस हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं तो असेंबली के क्यों नहीं। उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों के जल्द ऐलान का भी बात कही। आप भी, हम सब जम्मू कश्मीर के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज इस इंतज़ार में थी कि आज जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों से मिले थे, तो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको जोर दिया था कि जम्मू कश्मीर के लोग डिसएम्पावर हो गए हैं, यहाँ असेंबली इलेक्शंस ड्यू हैं, यहाँ असेंबली के इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा आज के शेड्यूल में कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस हों। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, सारे मुल्क में जहां 4 राज्यों के इलेक्शंस ड्यू थे, वहां उनके इलेक्शंस का भी ऐलान किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली का चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। ये इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को आम तौर पर और यहाँ की सियासी जमातों को बड़ी नाउमीदी हो रही है। इससे लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर नहीं करे। सीआरपीएफ की 180 बटालियन की जानिब से ब्रह्मपुत्री त्राल में एक मेगा मुफ्त बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह कमांडिंग ऑफिसर सतीश कुमार ने किया। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने तिब्बी कैंप में शिरकत की और जांच पड़ताल की। 180 बटालियन सीआरपीएफ ने जो यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया है, हम इनके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के लिए मुफ्त में यहाँ पे आके इनको चेकअप करना, इनको दवाइयाँ देनी, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी के गरीब लोग जो हैं ये त्राल में जाके ऐसी मेडिसिन नहीं पाते हैं, ऐसी जो सुविधाएं हैं उनको वहाँ पे नहीं मिलती है। तो 180 बटालियन सीआरपीएफ ने यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा के हमारे साथ बहुत बड़ा इंसाफ किया है और ये बहुत खुशी की बात है। सारे लोग खुश है, पूरी गाँव के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, सब ने मेडिसिन ली है। किसी को छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हुए हैं और उन्होंने चेकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं इसमें।
पद्मश्री अवार्ड याफ्ता फैसल अली की जानिब से बनाई गई यूथ फेडरेशन बांडीपुरा ने जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल काउंसिल के साथ मिलकर जिला अस्पताल बांडीपुरा के अहाते में सफाई की मुहिम चलाई। इस दौरान एक मंशियात मुखालिफ रैली का भी इनेकाद किया गया। रैली में डीसी बांडीपुरा शकील उर रहमान राथर और एडीसी बांडीपुरा उमर शफी और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। फैसल अली का कहना है कि इनकी फेडरेशन तमाम नौजवानों को साथ लेकर पिछले कुछ अरसे से मंशियात मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं और काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। बांडीपुरा यूथ फेडरेशन ने एक सैनिटेशन प्रोग्राम रखा है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा हॉस्पिटल जो हमारा है यहाँ पर, जिसमें बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमैनिटेशन पुलिस, म्युनिसिपल कमेटी बांडीपुरा और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने हमारे कोलैबोरेट किया है। हम चाहते हैं कि अपना जो हॉस्पिटल है यहाँ पर क्लीनेस ड्राइव के साथ साथ हम एक रैली भी यहाँ से शुरू करेंगे टुवर्ड्स एनएम हायर सेकेंडरी तक एंटी ड्रग्स पे। हम चाहते हैं कि साथ साथ बांडीपुरा हम ड्रग फ्री जो एक डिस्ट्रिक्ट बने, पहली बार हम लगातार इस पे कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूसली हमने पिछले 1-2 साल से इस पे एक्टिविटीज की है और हम चाहेंगे कि ऐसी रैलीज और ऐसे इवेंट्स कंटिन्यूसली हो जिससे हम बांडीपुरा में अपने यूथ को जोड़े और यूथ का हमारा एक मिशन बनता है कि हम फर्ज बनता है कि हम ऐसे काम। लापता बहरिया के सिपाही साहिल वर्मा के वालिद ने मीडिया से खिताब किया। साहिल के अहले खाना ने कहा कि 20 दिन गुजर जाने के बाद भी वेस्टर्न न्योल कमांड की जानिब से कोई इत्तला नहीं दी जा रही है। अहले खाना ने इस संजीदा मामले में वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से मुदाखलत की अपील की है ताकि इन्हें इंसाफ फराहम हो सके। से हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से और राजनाथ सिंह जी से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा बच्चा जहाँ पे भी है उसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए और माँ बाप को उसका बच्चा सौंपा जाए। उसकी जो भी है, उसके साथ जो भी हुआ क्या नहीं हुआ, जल्द से जल्द उसका एक्शन हो। आज 20 दिन हो गए हैं, फैमिली परेशान है, रो रो के इनका बुरा हाल है। तो हम यही डिमांड करते हैं, एक तो हम सीबीआई की डिमांड करते हैं, दूसरा हम अपने आला अधिकारियों से, प्राइम मिनिस्टर जी से और डिफेंस मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट करते हैं बच्चा जल्द से जल्द फैमिली को सौंपा जाए। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।